नमस्कार प्यारे छात्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 8th की जो एसएसटी की न्यू बुक आई है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, भाग 1 का पहला चैप्टर प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि ये वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 3 होगी, क्योंकि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड पहले से ही 2 वीडियो बना दिया है। क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे 1-2 वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, कम से कम 6 से 7 वीडियो में कवर किया जा सकता है। इसलिए आज हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 3 होगा, यानी तीसरी वीडियो होगी प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लेना, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हमारा पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी ने जो न्यू किताब पब्लिश की है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें, जो आपके फ्रेंड आपके ट्यूशन में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर ये रहा प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। मैंने आपको पहली वीडियो में यहाँ तक कवर करवा दिया था, यहाँ तक करवा दिया था ऊर्जा के संसाधन। और जो मैंने कल वीडियो डाली थी पार्ट 2, वो उसमें मैंने नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन बता दिए थे आपको, ठीक है। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले अपना नया टॉपिक, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण व इसके निहितार्थ। यानी इस टॉपिक में हम कुल मिला के पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण क्या है, इसका निहितार्थ यानी अर्थ में ये किस प्रकार से फैला हुआ है, प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार किस जगहों पर फैले हुए हैं, हमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेन चेंज कर देना हूँ, रेड कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर दूँ। देखिए, प्राकृतिक संसाधन हमारी पृथ्वी पर यहाँ तक कि देश के भीतर भी समान रूप से वितरित नहीं है। यानी प्राकृतिक संसाधन हमारे पृथ्वी व सभी देशों के भीतर समान रूप से वितरित नहीं है। यानी किस देश में कोई संसाधन कम है, किस देश में कोई संसाधन कम है, ठीक है। यानी हर जगह सारे संसाधन नहीं पाए जाते। जैसे हमारे भारत है, भारत में यह तो नहीं है कि सारे संसाधन पाए जाएंगे अच्छी मात्रा में, नहीं। हमारे भारत में कुछ संसाधन कम है तो कुछ अधिक मात्रा में, यानी समान रूप से वितरित नहीं है। तो वही बता रखा है। यह असमान वितरण मानव बस्तियों, व्यापार प्रतिरूपों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व संघर्षों को भी आकार देता है। यानी जैसे कि हमारा उदाहरण के साथ बताता हूँ, जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत को अब देखते हैं कि हमारा भारत रूस और अरब के देशों से हमारा भारत पेट्रोल इत्यादि का व्यापार करता है, उनसे उसका आयात करता है। यानी इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संघर्षों को भी आकार दिया जाता है। यानी इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है। और अभी के समय में अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि अभी के समय में आपको पता है कि वर्ल्ड में लड़ाई चल रही है, तो इसी के कारण संघर्ष भी हो रहा है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के कारण तो संघर्ष हो रहा है ना, तो वही अच्छा उदाहरण है आज के समय का, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए अनेक युद्ध लड़े गए हैं और आज भी लड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को पाने के लिए ना अमेरिका, रूस, इन्होंने कई लड़ाई की हैं और आज भी चल रही हैं। आज लड़ाई चल रही है ना, वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही चल रही है। आप देख सकते हैं। देखिए, यह एक मैप है, इसको समझना बहुत अधिक जरूरी होगा। मैं आपको, देखिए, इसमें हमारे भारत का मैप दे रखा है और उसमें बता रखा है कि कौन से संसाधन किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, एक इसमें कोयला है, तेल है, लोहा है, इसका बॉक्साइड। मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, पहले हम बात करते हैं कोयला हमारे भारत में कहाँ पाया जाता है। ये काले रंग का निशान है, कोयला है। कोयला देखिए, कोयला यह तमिलनाडु के नेवेली में कोयला पाया जाता है। याद रखना, तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। और ये सिंगरौली में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश साइड में सिंगरौली में कोयला पाया जाता है। और ब्लैक साइन कहाँ पर है, और यहाँ पर अधिक पाया जाता है। देखिए, यह तालचेर में पाया जाता है, जो उड़ीसा के इधर है। और ये देखिए, कोरबा और झरिया बोकारो रानीगंज, यहाँ भी कोयला पाया जाता है। ये आपका पश्चिम बंगाल साइड है, झरिया बोकारो रानीगंज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, झरिया बोकारो रानीगंज। कोयले के महत्वपूर्ण खदानें यहाँ पर ही हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको मैप में करवा दूंगा जब पेपर आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे तेल की। जो येलो कलर का ट्राइंगल है, ये तेल है। तेल हमारा भारत में सबसे अधिक पाया जाता है यहाँ पर पश्चिम में, उड़ीसा साइड। देखिए, उड़ीसा नहीं, गुजरात साइड है। गुजरात आप देखेंगे कि गुजरात में ऊपर, गुजरात की जो उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर कलोल नामक क्षेत्र पर तेल अधिक पाया जाता है। और ये महाराष्ट्र के इधर तो थोड़ा अल्केलेश्वर में तेल ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो अरब सागर है, अरब प्रायद्वीप, अरब सागर में भी तेल अधिक पाया जाता है। जैसे बैसिन में पाया जाता है, मुंबई हाई में पाया जाता है, तो यहाँ पर भी तेल पाया जाता है। अगर बात करें हम लोएस्क कहाँ पाया जाता है, ये पिंक कलर का है लोएस्क भी मैं महत्वपूर्ण बता दूँ। देखिए, लोएस्क यहाँ पर जो पूर्व में पाया जाता है, गोवा में पाया जाता है, मयूरभंज में पाया जाता है। और यह केंदुझार में पाया जाता है। ये नाम याद कर लेना, इनकी लोकेशन मैं आपको जब पेपर आएंगे तब करवा दूंगा, ठीक है। अभी आप मोटा समझ लिए कहाँ का लोएस्क पाया जाता है, गोवा, मयूरभंज और केंदुझार। और यह अगर बात करें सेंटर मध्य भारत की, तो दुर्ग में पाया जाता है, चंद्रपुर में पाया जाता है, बैलाडीला में पाया जाता है, जो उड़ीसा में है।
सॉरी छत्तीसगढ़ में है। अगर बात करें हम महाराष्ट्र में तो रत्नागिरी में लोएस्ट पाया जाता है, गोवा में लोएस्ट पाया जाता है, और यह बेलारी में पाया जाता है जो कर्नाटक में है, चित्रदुर्ग में पाया जाता है, तुमकुरू में पाया जाता है, चंद्रमुख में पाया जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर बात करें बॉक्साइड ये ऑरेंज कलर का है। बॉक्साइड कुल मिलाकर 4 जगहों में पाया जाता है। ये मध्य प्रदेश के कटनी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के अमरकटक में पाया जाता है, बिलासपुर में पाया जाता है छत्तीसगढ़ के, और यह कोरापुट उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये क्षेत्र है, मैंने आपको बता दिए हैं। जो जो बताएं इनको नाम याद कर लेना, आपको हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं मैप में करवा दूंगा। अब चलते हैं हमारे आगे टॉपिक पे। प्राकृतिक संसाधनों के निकट स्थित उद्योग स्थानीय लोगों की आजीविका के आसार संतरित होते हैं, उनके आसपास बस्तियां भी विकसित होती हैं और दूसरों के लिए आर्थिक अवसर बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जहां भी प्राकृतिक संसाधनों के निकट उद्योग स्थित होते हैं, जैसे कोई प्राकृतिक संसाधन, जैसे कोई नदी है, नदी एक प्राकृतिक संसाधन है, और नदी के किनारे उद्योग लगते हैं, ताकि क्योंकि उद्योगों में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, और उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए नदी के किनारे उद्योग होते हैं। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का अच्छा है, ठीक है। देखिए, आपको पता होगा कि जहाँ फैक्ट्री होंगी वहाँ पर लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो वही है, ठीक है। जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन होते हैं वहाँ उद्योग होते हैं, और उद्योग लगेंगे तो लोगों की आजीविका यानी लोगों को रोजगार मिलेगा, और वहाँ पर बस्तियाँ बन जाएगी, और वहाँ पर लोगों को आर्थिक अवसर मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन लोगों के लिए रोजगार भी देते हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली आधुनिक सुविधाएं सुलभ होती हैं। हालांकि इन सभी लाभों के साथ अल्प अवधि तक दीर्घ अवधि दोनों ही स्तरों पर मूल्य चुकाना पड़ता है। हमारे पास विश्व भर ऐसे उदाहरण हैं जहां संसाधन संपन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ऐसी सुविधाएं के लिए अपने घरों में विस्थापित होना पड़ता है, ठीक है, और कुछ मामलों में उनका पावन स्थान संकट में है, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यानी इसमें बता रखा है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी आधुनिक सेवाएं कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधनों से ना जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, लेकिन इसका कुछ कम मतलब यह लाभ कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है प्राकृतिक संसाधनों पर जीवन का, ठीक है। इसके उदाहरण हमें विश्व भर में मिलते हैं। जहाँ संसाधन अधिक होते हैं ना, वहाँ सुविधाएं अधिक होती हैं, लोगों को वहाँ लोग आते हैं, लोग अपने घरों से विस्थापित होते हैं, तो वही बता रखा है, ठीक है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राकृतिक संसाधनों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। मानव ज्ञान और कौशल के संयोजन से वुड स्टील जैसे विश्लेषण उत्पाद तैयार किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापार ने भारत में बड़े साम्राज्यों के विकास को गति दी। देखिए, राष्ट्रीय जो नेशनल जो इंटरनेशनल व्यापार है, ट्रेड है, वो प्राकृतिक संसाधनों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। यानी जैसे कि मैंने फिर से बताऊँ, हमारे भारत में तेल के भंडार थोड़े कम है, इसलिए हमारा भारत रूस और अन्य अरब सागर देश से तेल के आयात करता है। तो इसलिए प्राकृतिक संसाधनों की भौगोलिक स्थिति पर, उनकी ज्योग्राफिकल स्थिति पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें संसाधनों की कमी है, इसलिए वो राज्य अन्य राज्यों से हमारे भारत के व्यापार करते हैं, यानी ज्योग्राफिकल ट्रेड करते हैं। तो ठीक है, मानव ज्ञान और कौशल का संयोजन, यानी मानव में ज्ञान भी है और मानव में स्किल्स भी है। इसी के कारण मानव ने वुड्स स्टील जैसे विश्लेषण उत्पाद तैयार किया, यानी मानव ने वुड्स स्टील नामक एक उत्पाद का तैयार किया। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे आपने पहले की जब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि व्यापार ने ही भारत में बड़े बड़े साम्राज्य की विकास को गति दी है। आपने पता है कि हमारे भारत पहले सोने की चिड़िया थी, तो क्यों थी? क्योंकि हमारा भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहाँ पर अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन थे, इसलिए हमारे भारत में बड़े बड़े साम्राज्य का विकास हुआ, बड़े बड़े साम्राज्य ने व्यापार किया, ठीक है। और प्रकृति राजनीतिक सीमाओं पर ध्यान नहीं देती, यानी नेचर यानी सोचता कि मैं इस देश में ज़्यादा हूँगा, मैं इस देश में कम हूँगा, नहीं, नेचर कहीं भी किसी भी जगह हो सकता है। इससे राज्यों और देशों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को लेकर उनका तनाव उत्पन्न होता है, यानी कई देशों और कई राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधनों को लेकर संघर्ष नहीं, लड़ाई चलती रहती है। इसका एक उदाहरण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के मध्यम कावेरी नदी के जल वितरण का, यानी आपको अपने पॉलिटिकल में पढ़ा होगा कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और पुडुचेरी, मतलब इन सभी राज्यों के मध्य कावेरी नदी के जो जल का बंटवारा है ना, इसको लेकर संघर्ष है। शांति और न्याय संगत वितरण को बनाए रखने के लिए आपसी संवाद और कुशल प्रबंधन की आवश्यकता हुई है, यानी यहाँ पर शांति और न्याय की स्थापना करने के लिए यहाँ पर अच्छा संवाद होता है और कुशल प्रबंधन यानी कुशल अच्छी तरीके से बातचीत की जाती है। यद्यपि पड़ोसी देशों के मध्य ऐसे समझौते करना सरल नहीं है, यानी कुछ देश ऐसे भी हैं जो ऐसा समझौता नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें पूरा संसाधन चाहिए, उनके बीच समझौता करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, तमिलनाडु जो में कावेरी नदी पर बना मेटुअर बांध, ये कावेरी नदी पर बना हुआ है, ये कावेरी नदी है, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है मेटुअर, एक कर्नाटक में है मेटुअर, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन अभिशाप, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, उसके बाद मैं अगली वीडियो यानी पार्ट 4 आऊँगा, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हमारा आखिरी टॉपिक आज का वीडियो का कर लेते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन एक अभिशाप। कैसे? प्रचुर मात्रा प्राकृतिक संसाधनों का होना आर्थिक समृद्धि की गारंटी नहीं है, यानी
किस देश में प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज अधिक मात्रा में होंगे तो आप ये मत समझना वो देश अमीर होगा, इसकी गारंटी नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध कुछ क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि व विकास मंद होता है, यानी जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन अधिक होते हैं ना वो मतलब फाइनेंशियल और आर्थिक वृद्धि कम होती है, वहाँ पर डेवलपमेंट भी बहुत धीरे गति से होता है। मैं किसी देश का नाम तो नहीं लूँगा, आपने देख रखा होगा वो देश। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे अर्धशास्त्रीय प्राकृतिक संसाधन अभिशाप या प्रचुरता का विरोधाभास कहते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है ना तब अर्थशास्त्री यानी अर्थशास्त्री आपको पता है क्या होते हैं, वो क्या इस स्थिति को प्राकृतिक संसाधन अभिशाप उसे वो कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को अभिशाप, अभिशाप आपको पता होगा ना, शराप वो ही है एक प्रकार का, लेकिन एसएसटी की शुद्ध भाषा में से हम कहेंगे प्राकृतिक संसाधन का अभिशाप प्रचुरता का विरोधाभास कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में होना यह नहीं दर्शाता कि कोई देश अमीर होगा। प्राय अर्थव्यवस्था ऐसे उद्योग विकसित करने में असमर्थ होती है जो संसाधनों को उचित मूल्य वाले उत्पादों में परिवर्तित कर सकें। व्यवस्था यानी इकोनॉमी ऐसे उद्योग, ऐसी फैक्ट्री को नहीं बना सकती, ऐसी फैक्ट्री को विकसित नहीं कर सकती जहां पर संसाधनों का उपयोग कर उचित मूल्य यानी अच्छे पदार्थों का निर्माण किया जा सके। सिंपल। इस पुस्तक के उत्तरार्ध का अध्याय उत्पाद के कारक आपको इसी समझ प्रदान करेंगे। ठीक है, उत्पाद के कारक यानी मैन्युफैक्चरिंग के कारक क्या हैं। भारत ने अपनी बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु ऐसे उद्योगों के विकास में निवेश करके सामान्यतः इसे अभिशाप से बचाने का प्रयास किया। यानी हमारे भारत इंडिया ने अपनी बढ़ती आवश्यकताओं यानी हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे उद्योगों, ऐसी फैक्ट्रियों का विकास किया है, ऐसी फैक्ट्रियों में निवेश किया है जो इस सभी अभिशाप से बचना चाहती हैं। यानी जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन अभिशाप है ना, भारत ने उसी ऐसे ही उद्योगों पर निवेश किया है। ठीक है, भारत ने ऐसे उद्योगों और ऐसी फैक्ट्रियों पर अपना निवेश बढ़ाया है जो जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का अभिशाप है, जो मैंने आपको बता दिया ऊपर। सिंपल। हमारा आखिरी पैरा है, यद्यपि संसाधनों के निष्करण और साधारणता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती अभी भी विद्यमान है। ठीक है, यानी संसाधनों के निष्करण और साधारणता यानी संसाधनों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती अभी भी प्रस्तुत है। प्राकृतिक संसाधनों को समझना व उनका प्रबंधन एक मूल्यवान प्रस्थान बिंदु है। यानी प्राकृतिक संसाधनों को पहला समझना फिर उसका प्रबंधन करना एक बहुत ही कीमती बिंदु होता है। परंतु मानवीय ज्ञान यानी मानव का बढ़ता ज्ञान, कौशल यानी सुशासन और रणनीति योजना निर्धारित करती है कि स्थायी लाभ बनाना या अस्थायी अप्रत्याशित लाभ है। यानी मानव इस समय में इतना कुशल हो गया है कि वह स्वयं स्थायी लाभ बना सकेगा और अस्थायी रूप से यानी अस्थायी अप्रत्याशित लाभ भी कर सकता है, अपना नुकसान भी खुद कर सकता है, मानव अपना लाभ भी खुद कर सकता है अपना मानव। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 4 में। तो मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ पार्ट 1 व पार्ट 2 को देख लेना और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।